आपका अपना शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। आज पूरा दिन अस्त व्यस्त रहा। देश भर की नजरें आज टेलीविजन स्क्रीन पर रही क्योंकि देश में आज दो बहुत बड़ी खबरें चल रही थी। एक तो नेशनल हेराल्ड का मामला जो कि सुबह से ही गरमाया होता और दूसरा राष्ट्रपति इलेक्शन काउंटिंग को लेकर के। तो नेशनल हेराल्ड के मामले में आज हमारी चर्चा होगी और ऐसे में आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले पर सोनिया गांधी को ईडी ने आज तलब किया था। कांग्रेस ने पूरे देश में आज बवाल मचा दिया। सत्याग्रह के नाम पर देश में आग लगाई जा रही थी तो वहीं बापू की विचारधारा पर चलने वाली कांग्रेस को आखिर हो क्या गया और विपक्ष ने आखिर कैसे खेला कर दिया। क्यों हर सियासी मुद्दे को लेकर अब कांग्रेस हंगामा कर रही है, तोड़फोड़ और कलह मचाने पर उतारू है। सिमटते जनाधार और भ्रष्टाचार के जिनसे निजात पाने के लिए कांग्रेस अपना मूल सिद्धांत भूलकर हंगामे का हथकंडा आखिर क्यों अपना रही है। अगर कांग्रेस का दामन बेदाग है तो आखिर उसे किस बात का डर सता रहा है। आज हम इसी मामले पर अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कि आज पूरे दिन भर क्या कुछ चला है। और सवाल आज इंडिया के सवाल में हम यही पूछते हैं कि क्या आज विपक्ष ने अपना खेला कर दिया जिसे कोई समझ नहीं पाया। देखिए हमारी छोटी सी रिपोर्ट, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। सोनिया राहुल से ईडी के सवाल। देश भर में कांग्रेस का बवाल। समन से बढ़ा सियासी संग्राम। कांग्रेस ने की सड़कें जाम। राहुल गांधी के बाद अब सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के बाद सियासत में भूचाल आ गया है। कांग्रेस के नेता से लेकर कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और सोनिया से हो रहे सवालों का विरोध प्रदर्शन करने लगे। ईडी के सामने सोनिया के पेशी से परेशान कांग्रेस नेताओं को रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, जिससे नाराज कार्यकर्ताओं ने ईडी का पुतला जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। हंगामे के बीच राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को हिरासत में लिया गया। गहलोत ने नेशनल हेराल्ड केस को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर विपक्ष को चुप कराने की साजिश का आरोप लगाया है। जो उनकी पर्सनैलिटी जो हो रहा है एक और जो 70 प्लस एज है उनकी, उसमें मतलब ईडी खुद को कहना हम कराएंगे, पूछताछ करेंगे आप मेरे जिस रूप में ईडी का इनकम टैक्स का सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है तो जग जाहिर है, कोई नई बात है। सोनिया गांधी से पहले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामले में 5 दिन में लगभग 50 घंटे की लंबी पूछताछ हुई थी। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र डरा हुआ है, इसीलिए ईडी को आगे कर रहा है। पिट्ठू ईडी और डरपोक सीबीआई और इनकम टैक्स ही अब मोदी सरकार का चाल चेहरा और चरित्र बन गए हैं। प्रतिशोध की राजनीति में धधकते हुए प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार न कांग्रेस को न देश के प्रजातंत्र को डरा पाई है, न डरा पाएगी। सोनिया गांधी के साथ इस दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद रहे। उधर बीजेपी ने कांग्रेस के वार पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर गांधी फैमिली ने कुछ गलत नहीं किया तो वे पूछताछ से क्यों डर रहे हैं। पूरे बीजेपी के ऊपर संस्थाओं को समझौता करने का आरोप लगाते हैं राहुल गांधी, लेकिन आप बेल पर हैं, कानून के शिकंजे में हैं और आप जवाब नहीं देंगे और सुनिए जवाब नहीं देंगी। क्या है नेशनल हेराल्ड केस, आइए जानते हैं। नेशनल हेराल्ड आजादी से पहले का अखबार है। अखबार के प्रकाशन का जिम्मा एजीएल नाम की कंपनी के पास था। हेराल्ड की शुरुआत 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने की। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने अदालत में शिकायत दर्ज की। गांधी परिवार पर फंड का इस्तेमाल कर एजीएल के अधिग्रहण का आरोप। कांग्रेस पर कंपनी के 2000 करोड़ कब्जाने का आरोप। हेराल्ड को लेकर हंगामा जारी है, लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई घोटाला नहीं हुआ तो फिर कांग्रेस को डर काहे का। सवाल ये भी है कि क्या ईडी के बहाने विपक्ष पर दबाव बनाया जा रहा है।
फिलहाल घोटाले की हकीकत तो जांच के बाद ही सामने आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो इंडिया के सवाल को आगे बढ़ाते हैं और इंडिया के सवाल में आज सवाल यही कि आखिर क्यों ईडी के सामान पर कांग्रेस ने इतना बवाल मचा दिया। संवैधानिक संस्थाएं अपना काम करती है, लेकिन उन्हीं संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े कर देना और ये कहना कि जानबूझकर हमें टारगेट किया जा रहा है, इससे देश का माहौल बिगड़ता है। अपनी अपनी बातों को रखना अलग बात है, लेकिन उससे पूरे देश का माहौल खराब करना ये दूसरी बात हो जाती है। इससे पहले भी हमने देखा कि जब राहुल गांधी को ईडी ने समन भेजा था, तब भी पूरे देश भर में कांग्रेस ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया था वो काफी उग्र प्रदर्शन था। हालांकि इस प्रदर्शन का नाम दिया गया था कि सत्याग्रह प्रदर्शन होगा, लेकिन ये उग्र प्रदर्शन हो गया और साथ ही परमिशन भी नहीं ली गई थी और साथ ही आह्वान भी नहीं किया गया था। और इसी पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ अतुल लोंढे जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्या मैथिल हैं, नेता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय वर्मा हैं, नेता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। साथ ही सर्वेश पाठक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही सबसे पहला सवाल मेरा अतुल लोंढे पाटिल साहब से है। पाटिल साहब, आज ईडी के समन पर जिस तरीके से बवाल काटा गया, जिस तरीके से पूरे देश भर में बवाल मचाया गया, सबसे पहले उसकी जानकारी नहीं थी अथॉरिटी को। कहा जा रहा है कि हमें एक तो पता नहीं था, पुलिस प्रशासन को बताया नहीं गया था, आह्वान नहीं किया गया था कि आज ऐसा प्रदर्शन होगा, देश भर में प्रदर्शन। और सबसे बड़ा सवाल ये कि संवैधानिक संस्था अगर कोई है तो उसे अपना काम करने देना, बीच में कूदने की क्या जरूरत है सर? लोंढे साहब जी जी। प्रीति जी, मुझे एक बात बताइए कि ये आह्वान नहीं किया गया था, हमें पता नहीं था, तो इंटेलिजेंस सोने गया है इस देश का? इस देश की सारी इंटेलिजेंस संस्थाएं जो है वो कहाँ, किसी घर में बैठी थी? अभी दूसरा सवाल, क्या शेड्यूल्ड ऑफेंस है? ईडी का पीएमएलए जो एक्ट है, उस पीएमएलए एक्ट में शेड्यूल्ड ऑफेंस होता है, उस शेड्यूल्ड ऑफेंस में है? तीसरी बात, इसमें किसी को पैसा मिला है, किसी को पैसा मिल सकता है, किसी को पैसा ट्रांसफर हो सकता है, जो नॉट फॉर प्रॉफिट, मुनाफे के लिए कंपनी नहीं हो, किसी को पैसे मिलेंगे नहीं, किसी को कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगी अगर, और जो शेयर्स है यंग इंडिया में जो आए हैं वो शेयर्स भी नॉन ट्रांसफरेबल है। और वो शेयर थोड़ी सी आपकी आवाज कम आ रही है पाटिल साहब, जेल के प्रॉपर्टी को कुछ नहीं होगा। आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, एक बार देख लीजिएगा, चेक करवा लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के नेता हमारे साथ सूर्या मैथिल पे मौजूद हैं। कहा जा रहा है, हाँ ठीक है, रुझान एक एक छोटा छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं। लोंढे साहब, आपकी आवाज आ रही है? आपकी आवाज क्लियर है अभी? हाँ आवाज क्लियर। हाँ ठीक है, बोलिए जल्दी से रखिएगा। हाँ, तो किसी को प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, हाँ। किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिल सकता है। वो लॉस में आया था हेराल्ड पेपर, इसलिए उसको कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन दिया था, जिसमें से 67 करोड़ जो है वो सैलरीज, बीआरएस लिया कुछ पत्रकारों ने, उनके लिए कुछ बिल्डिंग का मेंटेनेंस और इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह उसके लिए गए, जो 2002 से 2012 तक गए। अब ये जो है डेट टू इक्विटी, क्योंकि हेराल्ड वापस नहीं कर सकता था पैसा, उसका कोई इनकम ही नहीं है, तो उसको डेट टू इक्विटी में कन्वर्ट किया। इक्विटी में कन्वर्ट करने के बाद कोई भी पार्टी इक्विटी नहीं कर सकती है, इसलिए यंग इंडिया का फॉर्मेशन हुआ, जो नो प्रॉफिट कंपनी अंडर सेक्शन 25 ऑफ द अमेंडेड कंपनीज एक्ट। किसी को कोई फायदा नहीं हो सकता। रिएक्शन पहले रख लेते हैं पाटिल साहब, तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, छोटा छोटा सा पहले रिएक्शन रखेंगे, फिर उसके बाद मुद्दे पे आएंगे। तो हमारे साथ सूर्या मैथिल है, नेता बीजेपी के। कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि ये जो ईडी है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक जितनी संस्थाएं हैं, इनको बस एक ही काम पे लगा दिया गया है, वो है ईडी, सीबीआई। ये जितनी संस्थाएं वो सिर्फ विपक्ष के लिए इस वक्त काम कर रही है, उनको पकड़ने का काम कर रही है, पूछताछ करने का काम कर रही है। सूर्या जी धन्यवाद। प्रीति जी, पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। अभी मैं कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनको सुन रहा था और सुनकर मुझे, मैं ये कहूँ अतिशोक्ति नहीं होगी, हंसी आ रही थी। अब देखिए अपनी चोरी छुपाने के लिए किस प्रकार के तथ्य यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये तो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन थी, डिविडेंड नहीं मिलता था, सैलरियां देने के लिए और जो देनदारियां हैं वो देने के लिए हमने 90 करोड़ दिया था।
और उसके बाद वो वापस नहीं कर सकता था। अरे मेरे भाई, मुझे एक बात का उत्तर दीजिए, आपको इस विषय की जानकारी है या फिर आप सब कुछ जानने के बाद भी अपने राहुल बाबा और जो सोनिया गांधी जी हैं, जो आपकी फर्स्ट फैमिली, उसकी चोरी छुपाने के लिए बात कर रहे हैं? सबसे पहला विषय, जिस नेशनल हेराल्ड की आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए, पहले सुनने की हिम्मत रखिए सुनने की। चोरी की है तो सुनिए, देश का पैसा चुराया है तो सुनिए, देश का पैसा चुराया है, चोरी की है, सुनने की हिम्मत रखिए। ठीक है, 90 करोड़ रुपया इन्होंने जो दिया है नेशनल हेराल्ड, अरे कितना भोगोगे? अपने बुद्धि का प्रदर्शन तो कर चुके हो, कुछ पता ही नहीं है। ठीक है सूर्या जी, प्रीति जी, बड़ी संपत्तियां हैं उस नेशनल अरे भोगो मत, ठीक है, ठीक है, लोगों को तकलीफ हो रही है, भोगो मत। ठीक है, 90 करोड़ रुपए में भोगो मत, लोगों को तकलीफ हो रही 2000 है। करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों ठीक को है। अपने पास मर्जर कर रहे हो, ये कौन सा ठीक है, रिएक्शन ले लेते हैं सूर्या जी, बस हो गया सूर्या जी, रिएक्शन ले लेते हैं, छोटा सा रिएक्शन सूर्या जी। गाइडलाइंस के बाद दायर किया है, ठीक है, अब रिएक्शन ले लेते हैं, कि भैया हमारे खिलाफ ये केस खारिज कर दो, तो चारों बार कोर्ट ने बोला है दिस इज द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और ट्रायल शुड बी कंटिन्यू। ठीक है मैथिल साहब, अब थोड़ा सा रिएक्शन ले लेते हैं, रिएक्शन। ठीक है, सो अजय वर्मा जी। मैडम, अनपार्लियामेंट यूज ना हो, नूपुर शर्मा के भाई बहन ना बने, अनपार्लियामेंट लैंग्वेज यूज ना हो। व्हाट मीन्स ऑफ द चोरी करते हैं, व्हाट मीन्स ऑफ द चोरी की है, सर्टिफिकेट ना बांटे यहाँ बैठ के, तय नहीं हुआ है अभी, चोरी किया, दिस इज वेरी बैड। अगर डिबेट करनी है सभ्यता के दायरे में करें, नहीं ना करें, नहीं हमें छोड़ दीजिए, हम छोड़ देंगे, हम लड़ने नहीं आए, लेकिन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज हो, और ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया और माननीय नरेंद्र मोदी ने भी दी है, तो इनसे कहिए थोड़ी सांस्कृतिक शैली इस्तेमाल करें। अरे कोर्ट ने बोला है कि आपके खिलाफ 420 का केस रजिस्टर नहीं, जब होगा, जब सर्टिफिकेट ना दे, जब डिसाइड होगा, जब वो तय करेंगे, पूरी कांग्रेस अपने जब तय करेंगे, फिर आप बोलते रहिए। रोड पे लोटी घूम रही है, तेज तो लाल किले के ऊपर खड़े होकर भांड भी बोलते हैं, जो नौटंकी करते हैं, भांड वो भी शोर मचाते हैं, उससे मजमा इकट्ठा कर सकते हैं। आज उसका सेकंड पार्ट है, उससे मजमा इकट्ठा कर सकते हैं। देखिए प्रीति जी, पहले राहुल गांधी, सूर्या जी ले लेते हैं ना, पहले सुन लेते हैं ना सूर्या जी। अच्छा ठीक है सूर्या जी, ठीक है सूर्या जी, अच्छा ठीक है सूर्या जी ले लेते हैं ना, अभी बोलने दीजिए। ये महात्मा गांधी का देश है, ये गॉडसे का देश नहीं है। यहाँ आतंकवादियों को, हत्यारों की सोच को, आतंकवादियों को, गोली मारने वालों को वो अपने आप स्थान ले सकते हैं, लेकिन ये देश का संविधान उन्हें स्थान नहीं देता। महात्मा गांधी के समर्थक हैं हम लोग, शांतिपूर्ण सत्याग्रह कर रहे हैं। इंदिरा जवाहरलाल नेहरू जी की प्लीज प्लीज पुलिस वालों के ऊपर थूक कर, आप उनके कपड़े फाड़ कर, अरे भाई इनसे कहिए शर्म करो, बोलने दीजिए सूर्या मैथिल साहब, पुलिस वालों के ऊपर थूक रहे हो, मैथिल साहब, हमारे कार्यकर्ता थूक रहे हैं, उनके कपड़े फाड़ रहे हैं, और यहाँ बैठकर तुम गांधीवादी पाठ पढ़ा रहे हो। पूरे देश ने देखा था किस प्रकार से कांग्रेस ये आसाराम बापू के शिष्य, ये कुलदीप शंकर की सोच के लोग, ये महिला विरोधी लोग, ये गॉडसे के समर्थक, ये आसाराम बापू के शिष्य, ये चिन्मयानंद के शिष्य, ये देश के चिन्मयानंद के शिष्य, ये गॉडसे के समर्थक की विचारक, ये महात्मा गांधी के हत्यारे की सोच के लोग अगर इस तरह से करेंगे तो लोकतंत्र कायम नहीं रहेगा। लोकतंत्र को गरिमा बचाइए। अच्छा, चोरों को बुला लिया, फिर अनपार्लियामेंट लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, फिर अनपार्लियामेंट यूज कर रहे हैं, हमारे साथ और भी मेहमान है, कोई यूज नहीं, हमारे साथ और भी मेहमान है। सूर्या जी, एक भांड होता है, वो मजमा लगाता है, शोर मचाता है, हमारे पास डमरू लगाकर भीड़ इकट्ठी कर सकता है और कुछ नहीं। ठीक है, रिएक्शन ले लेते हैं प्रेम कुमार जी। इस वक्त जिस तरीके से माहौल है, एक तो विपक्ष कह रहा है कि क्या संवैधानिक संस्थाएं अपना काम भी ना करें,
संवैधानिक संस्थाएं जैसे ही काम करती है उनको लगता है कि ये संस्थाएं सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के पीछे लगा दी गई। विपक्ष का कहना है कि सारा काम छोड़ के संवैधानिक संस्थाएं सिर्फ और सिर्फ हमारे पीछे लग गई। तो ऐसे में जो संवैधानिक संस्था उसे काम करने दे दिया जाए, बेकार इतना बवाल करने का, सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाना और उस पर इतना भारी बवाल कर देना कहां तक जायज है? प्रीति जी, कल भी उत्तर प्रदेश में एक मंत्री ने इस्तीफा दिया, ये कहते हुए कि नमामि गंगे में भ्रष्टाचार हुआ, ये कहते हुए कि जल शक्ति मिशन में भ्रष्टाचार हुआ, ये कहते हुए कि दलित मंत्री को काम करने नहीं दिया जा रहा है। अब एक मंत्री अपनी ही सरकार के खिलाफ में इतना बड़ा रहस्योद्घाटन किया, क्या सीबीआई और ईडी जाएगी वहाँ? नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का मामला है। देश में एक उदाहरण बता दीजिए जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए किसी के व्यक्ति के घर में ईडी या सीबीआई गई हो। हाँ, ये उदाहरण जरूर है कि जो दूसरे दलों में थे जिनके पास ईडी सीबीआई जाया करती थी, वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो उनके पास ईडी और सीबीआई ने जाना बंद कर दिया। यही तो इस पूरे विरोध का कारण है, क्योंकि जो इस केस की मेरिट जो है वो तो कोर्ट तय करेगा जी कि भाई ईडी को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ईडी कब आया? 1 अगस्त 2014, जैसे ही नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आते हैं, इस नेशनल हेराल्ड केस में ईडी का इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग बताओगे तब तो ईडी का इन्वॉल्वमेंट होगा, बिना मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी का क्या काम है? लेकिन ईडी इन्वॉल्व हुआ और इसी तरीके से ये पूरे देश में ये चल रहा है। हेमंत सोरेन के सभी नजदीकी लोगों के घर में ईडी और सीबीआई लगी है। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, उनके घर के आसपास सीबीआई ईडीआई लगी है। भूपेश बघेल के घर लगी है। हमने उद्धव ठाकरे के यहाँ देखा, एकनाथ शिंदे आज मुख्यमंत्री है, ईडी थी इनके पीछे लगे हुए। लेकिन अब ये बीजेपी के साथ सरकार बना रहे हैं, चला रहे हैं ना, तो अब इनके पीछे ईडी और सीबीआई हटा ली गई। लेकिन एक चीज प्रेम कुमार जी, मैं आपसे आप ये इसका जवाब दीजिए कि अगर संवैधानिक संस्था किसी को बुलाती है, ठीक है, और बुलाने के ऊपर ही जो देश के राजस्थान जैसे राज्य के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब ये कह देते हैं कि ये जो सरकार है वो दुश्मनी वाली राजनीति कर रही है, ये संस्थाओं का सिर्फ दुश्मनी निकालने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है, तो ये थोड़ा गलत स्टेटमेंट नहीं लगता कि दुश्मनी वाली राजनीति? थोड़ा धैर्य रखिए। अगर एक चीज मैं ये सवाल पूछूं, अगर डर नहीं है तो फिर जांच से मतलब जिस तरह से वो किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, फिर जांच से डर कैसा? जांच करने दीजिए, अगर नहीं कुछ है तो कुछ नहीं आएगा, ये भी तो है जी। एक बात तो ये कि मैंने जितने भी उदाहरण रखे वो ये बताते हैं कि प्रतिशोध की भावना से ही काम हो रहा है, कि अगर आप बीजेपी के साथ अनुकूल राजनीति में फिट बैठते हैं तो आपका ईडी सीबीआई उसके पास पहले जाती थी तो अब नहीं जाएगी, और बीजेपी के तो कभी नहीं जाएगी। और ये चीज़ दूसरे मानदंडों में भी है, लेकिन बस भटक जाएगी, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। लेकिन फिर आगे अब दूसरा जो सवाल उठा रही कि संवैधानिक संस्थाओं का के लिए जो सही शब्द है वो इस्तेमाल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है लगातार, जिस तरीके से आप देखिए नेशनल हेराल्ड केस में जिस लोढ़ा जी, पूरा नाम मुझे अब याद नहीं आ रहा है, जो इन्वॉल्व थे, जिन्होंने इस केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को के खिलाफ में वर्डिक्ट दिए, वो बाद में चिदम्बरम केस में भी जाकर के वही व्यक्ति वर्डिक्ट देते हैं और अपने रिटायरमेंट के ठीक 24 घंटे के भीतर पीएमएल जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग वाला अथॉरिटी उसके प्रमुख हो जाते हैं। तो ये जो एस्केलेशन है कि प्रतिशोध अगर संस्थाएं ले रही हैं तो उसके प्रमुखों को जो पुरस्कृत किया जा रहा है, नवाजा जा रहा है, तो इस वजह से ये दुरुपयोग की बात सामने आती है। ठीक है, सूर्य मैथिल से जवाब सुन लेते हैं। देखिए प्रीति जी, यहाँ पर प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और मैं कहूँ पत्रकार कम कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अभी इन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि लोकतंत्र की हत्या इस समय हो गई है। इस समय में जो केंद्रीय जांच समितियां हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है। अरे मेरे मित्र, याद है आपको इस देश के अंदर 100 से ज्यादा बार चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किसने किया? उसका इस मामले से उसी कांग्रेस ने किया। अरे कुछ भी बोलते रहेंगे क्या? अरे संवैधानिक संस्थाओं का अरे आपने तो उत्तराखंड सरकार को आपने बदल दिया, लेकिन कोर्ट ने आपके फैसले को खारिज कर दिया। 1984 में लक्ष्य प्रभाव से नेता इन्वॉल्व थे। उन सीबीआई, उस
आपने एक लोकतांत्रिक सरकार को गिराया, उत्तराखंड की याद है? कांग्रेस ने किया, सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया। गोधरा दंगों के अंदर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को किस प्रकार से कलंकित करने का प्रयास किया, तो वो कांग्रेस ने किया। हमारे साथ एक और गेस्ट आए हुए हैं। ठीक है, नहीं, हमारे साथ एक और गेस्ट आए हुए हैं। टिप्पणी कर रहे हैं। हमारे साथ एक और गेस्ट आए हैं। भैया, चीखने से नहीं होता है, सूर्याजी फैक्ट्स रखना पड़ता है। वो लोग हैं ठीक है। जिन्होंने की नग्न तस्वीरें बनाने वाले एमएफ हुसैन को कहां से कहा नग्न तस्वीरें, क्या कुछ नहीं बोलते, हर डिबेट में एक ही कहानी। अरे कुछ स्टडी भी किया। सर्वेश जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। सर्वेश्वर साहब, कहा जा रहा, ये आरोप लग रहा है बीजेपी पे कि ये जो भाजपा की सरकार है ये दुश्मनी वाली राजनीति कर रही है, दुश्मनी निकाल रही है। ये राजनीति नहीं है, ये दुश्मनी है जो निकाला जा रहा है। अगर दुश्मनी निकालना होता तो जो रॉबर्ट वाड्रा हैं वो जेल के अंदर होते, और राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी भी को होना चाहिए। 2015 से वो पटियाला हाउस कोर्ट ने उनको जमानत दे रखा है। जमानत किसको मिलती है प्रीति जी? जो किसी चीज में वांछित होता है और उस पर आरोप लगता है, एफआईआर दर्ज होता है। आखिर जब उनको जमानत किस वजह मिल रखी है? तो अगर दुश्मनी वाली राजनीति होती तो इतने दिनों से बीजेपी जो लगा रही थी कि दामाद जी का ये इन्वॉल्वमेंट है, बीजेपी को उनको अंदर करना चाहिए था, देश की जनता भी देखना चाहती। लेकिन जो भी राजनीति हो रहा है, अगर सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी को ईडी ने बुलाया पूछताछ करने के लिए, तो इसमें कौन सा पहाड़ टूट के गिर पड़ा? आखिर ये जाते और बातचीत करके आ जाते, इतना बड़ा हंगामा क्यों क्रिएट किया गया? उनके राज्य के मुख्यमंत्री को शिफ्ट वाइज लगाया गया राहुल गांधी जी के समय की। एक दिन अशोक गहलोत जी आके प्रदर्शन करेंगे तो दूसरे दिन भूपेश बघेल जी आके करेंगे। ये कहाँ का है? व्हिप जारी किया था कि सारे सांसद और जितने भी एमएलए हैं सबको दिल्ली में आना होगा। इससे पहले और किसी नेता की पूछताछ नहीं हुई है क्या? वो कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो है। नहीं तो आप पूछताछ की बात कर रहे हैं सर्वेश्वर साहब, तो ये तो कांग्रेस का भी कहना है कि आप ही बता दीजिए इन 8 सालों में कौन से बीजेपी के किसी बड़े दिग्गज को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया हो? ये खुद कह रहे हैं कांग्रेस के नेता। बड़े दिग्गज का नाम आएगा तो मेरे को लगता है बीजेपी को उनको भी पूछताछ के लिए बुलाना चाहिए। यही तो वो कह रहे हैं ना, यही तो सवाल है, यही तो सवाल है। मान लीजिए सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने कुछ नहीं किया, सत्यमेव जयते का पोस्टर लेके आज उनके सारे जो एमपी थे और एमएलए घूम रहे थे, तो वो सत्य की जीत होगी लास्ट में अगर उन्होंने कुछ नहीं किया। 2000 करोड़ की संपत्ति अगर अजय वर्मा जी जवाब देना चाह रहे हैं, नहीं किया उन्होंने तो अजय वर्मा जी जवाब देना चाह रहे हैं। कर्नाटक एक राज्य हिंदुस्तान में ही है, वो कोई अमेरिका का पार्ट नहीं है। कर्नाटक में अभी बीजेपी के एक मुख्यमंत्री का बयान मैं आपको सुनवाऊं अगर अलाउ करें। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के इस क्षेत्र में एमपी नहीं बल्कि मुख्यमंत्री बनने के लिए 2500 करोड़ रुपया दिया जाता है और विधायक मंत्री बनने के लिए 100 करोड़ रुपया दिया जाता है। वहाँ आज तक ईडी और सीबीआई नहीं पहुँची, वहाँ आज तक इनकम टैक्स की झांपे नहीं लगे, क्योंकि वो बीजेपी के दामाद श्री हैं। एक किताब निकली थी, आपको याद हो 2013 में, दामाद श्री, और राजस्थान में रॉबर्ट वाड्रा साहब को ईडी ने बुलाया था। 2013 से मैं कह रहा हूँ ये सोनिया गांधी को जेल भेज दें, हमें जेल भेज दें, राहुल गांधी को जेल भेज दें, वाड्रा को जेल भेज दें। जाओगे जल्दी जाओगे। प्लीज बीच में ना बोले, मैं बोलता नहीं, ये सभ्यता के दायरे से लगता है। लेकिन इन्होंने आज तक कहा कि हम रोहिंग्या को 14 में, मित्रों 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख काला धन, दाऊद इब्राहिम आएगा। आज तक ना तो 2 करोड़ नौकरी मिली, ना दाऊद आया, ना काला धन आया, ना जो है अमीर गरीब हुआ जहाजों में, और गरीब अमीर और अमीर हो गया। आज तक बताइए कितने रोहिंग्या इन्होंने भेजे वापस। लेकिन ये पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल विंडक्टा चलाते हैं। जब चुनाव आते हैं और राष्ट्रपति का चुनाव इन्हें जीतना था, वोट कम थी, जिनके राज में 2014 से पहले केवल 2 यूनिकॉर्न थे, आज 100 से ज्यादा पता नहीं कौन सी सीर है, इनके मुंह में पता नहीं कौन सी सीर है, देश सीर है क्या? इन्हें हर बात पे बोलने की आदत पड़ जाती है। देश सीर है क्या? इनके मुंह में क्या सीर है? इन्हें हर चीज में बीमारी लग जाती है। हर महीने एक एजेंडा था प्रीति जी। इन गॉडसे के समर्थकों की मुंह को चेक कराइए कि इनमें कौन सी सीर है। देश सीर, पहले उसे चेक कराएं। ये उछल के आ जाते हैं उस सीर को लेकर, ये समझने का प्रयास नहीं करते। तो आज तक कोई भी रोहिंग्या
वापस नहीं गया, ना इन्होंने बताया। और शुभेंदु अधिकारी बंगाल में सरकार गिराने के लिए जब अभिषेक बनर्जी को ईडी जाती है, शुभेंदु अधिकारी जब तोड़ के बुला लिए जाते हैं। उनका ईडी के पोर्टल पे नाम था, लेकिन अब उनका ईडी के पोर्टल पे नाम नहीं है। रामलाल का नाम होगा तो वो हट जाएगा, श्यामलाल का नाम होगा वो हट जाएगा। सिवाय इसके अरे इस सरकारी देश को इन्वेस्टिगेशन करने ये दो। पंडित जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी का देश है, ये श्रीमती इंदिरा गांधी की बहू है, ये श्री गांधी जी के पोते हैं। ये मान लीजिए ये डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। अगर गॉडसे के समर्थक गोलियों से झुकाएंगे तो सुनो, गोटोबाया का भी वही हाल हुआ था कि भैया पत्थरबाजी करो पुलिस पे। जर्मन में तो यहाँ तो गांधी जी ने कहा था ना पुलिस वालों की वर्दी फाड़ दो। 56 इंच के यहाँ तो भीड़ भी नहीं आती, वो प्रायोजित पैसा देकर लाई जाती है। उस विराट हिस्ट्री पढ़ो, कुछ पढ़ के सीख के आओ। रटी रटाई सीडी मतलब झूठ की वहां से लाते हो। जर्मन का इतिहास पढ़ो। जर्मन में तो करोड़ों लोग आते थे। 32 में वो चांसलर बना हिटलर, और 37 में उसने विश्व युद्ध शुरू करा था, सेकंड विश्व युद्ध। और 45 में जर्मन का क्या हाल हुआ था? गोटबाया ने 12 में शुरू किया था। 22 में क्या हाल हुआ था? भारत को बचाने के लिए भारत के वीर और महात्मा गांधी, भारत ने हम लोग जोड़ने का काम करते हैं। भारत को बचा लिया आप है। तोड़ते रहिए, 2014 में भारत के 125 करोड़ भारतवासियों ने दिल्ली के भागों छीका फूट गया है और बचाया है चोरों से, दिल्ली के भागों बचाया है भ्रष्टाचारियों से, दिल्ली के भागों छीका फूट गया है। और ये आसाराम बापू के शिष्य हैं, ये कुलदीप सेंगर की सोच, ये कुलदीप सेंगर वो बलात्कारी विधायक, उसकी सोच के लोग, महिला विरोधी सोच के लोग। ठीक है अतुल लोंढे साहब, आपसे थोड़ा सा सवाल लेंगे ब्रेक के बाद। सवाल ये है कि जिस तरीके से ठीक है भारत को ही बर्बाद कर देंगे, अजय वर्मा भारत में गॉडसे की विचारधारा नहीं चलेगी। ठीक है, ईडी के तलब पे आज जिस तरीके से विपक्ष एकजुट हुआ उस पर लगातार हमारी चर्चा जारी, लेकिन ऐसे में बड़ी खबर हमारे पास आ रही है आज। और उनकी वैल्यू है 6,73,175। उसमें से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को मिले हैं 1,349, जिनकी वैल्यू है 4,83,299। और श्री यशवंत सिन्हा जी को मिले हैं 537 वोट, जिनकी वैल्यू है 1,79,876। ठीक, 89। तो हम आपको बता दें द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति की रेस में एनडीए की उम्मीदवार रही हैं, और ऐसे में हम आपको बता दें कि लगातार वोट की गिनती हो रही थी और राष्ट्रपति चुनाव में दूसरे राउंड की जो काउंटिंग है वो पूरी कर ली गई है। दूसरे राउंड की काउंटिंग और दूसरे राउंड के नतीजे भी घोषित कर दिए गए हैं। द्रौपदी मुर्मू को 1000 से ज्यादा यानी कि 1349 वोट मिले हैं। अब तक की बहुत बड़ी खबर। वहीं यूपीए की तरफ से उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 500 से ज्यादा वोट मिले हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे राउंड की वोटिंग की गिनती आ चुकी है, रुझान आ चुके हैं। दूसरे राउंड के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। 1000 से ज्यादा यानी कि 1349 वोट द्रौपदी मुर्मू को मिले हैं। तो वहीं यशवंत सिन्हा की अगर हम बात करें तो 537 वोट यशवंत सिन्हा की झोली में गिरा है। तो ऐसे में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों पर पूरे देश भर की नजर सुबह से थी। पहले राउंड की गिनती हुई, उसके बाद अब दूसरे चरण के नतीजों को घोषित कर दिया गया है। 1349 वोट मिले हैं। तो चलिए एक बार फिर से वापस लौटेंगे अपने डिबेट की ओर और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जो मेरा इस वक्त सवाल है वो मैंने कहा था अतुल लोंढे पाटिल साहब से लूंगी मैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। अतुल लोंढे साहब, आज जिस तरीके से ईडी के समन के बाद विपक्ष एकजुट दिखा है, हालांकि बार बार सवाल उठते रहे कि विपक्ष कहाँ है, विपक्ष मुक्त भारत हो चुका है, विपक्ष है ही नहीं। क्या इसको हम इस वे में देखें कि क्या विपक्ष अब धीरे धीरे एकजुट हो रहा है? क्योंकि सोनिया गांधी को जैसे ही ईडी ने समन दिया, उन्हें ईडी के दफ्तर में बुलाया गया, उसके बाद विपक्ष सड़क पे आ गया और विपक्ष का ऐसा उग्र प्रदर्शन पहले कभी राहुल गांधी के समय में भी ऐसा नहीं देखा गया जब उन्हें ईडी ने तलब किया था अपने दफ्तर में। क्या कहेंगे आप? आगाज है ये? प्रीति जी, आप तो पहले मुझे संरक्षण दीजिए कि मेरी बात मुझे रखने दीजिए। बिल्कुल, जिस बिल्कुल, तरह से सर, बिल्कुल। बीजेपी के प्रवक्ता
बीच में बोलते हैं तो सभ्य तक नहीं लगती है डिबेट में, वो पब्लिक में भी आपके चैनल का कोई देखेगा नहीं अगर ऐसा होगा तो मुझे आप संरक्षण दीजिए। अरे सर, आप अपनी बात रखिए, मैं आपको प्रॉपर मौका दे रही हूँ। सवाल जैसे ही डिबेट शुरू हुई मैंने आपको बोलने का मौका दिया, सबसे पहला सवाल ही लोंढे साहब मैंने आपसे लिया। दर्शक देख रहे हैं और दर्शकों को मालूम है कौन बीच में कैसा बात करता है। तो एक बात इसमें है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुआ नहीं है। मैंने शेड्यूल्ड ऑफेंस की बात की थी, जो अजय वर्मा जी ने भी बताया, शेड्यूल्ड ऑफेंस नहीं है। इनकम टैक्स में जो मैटर चल रहा है वो पब्लिक डोमेन में है, सारी चीजें बुक्स ऑफ अकाउंट में है, कहीं से पैसा कहीं आया नहीं है, जहां से भी पैसा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है वो। और चूंकि पार्टी पैसा वापस ले नहीं सकती, डेट टू इक्विटी शेयर इक्विटी ले नहीं सकती, इसलिए यंग इंडिया का निर्माण किया गया है, जो नो प्रॉफिट वाली पार्टी है, जिसके पास 99% शेयर है। अब एजेएल की प्रॉपर्टी को कोई बेच नहीं सकता, कोई खरीद नहीं सकता, कोई उसका मालिक नहीं हो सकता, एजेएल ही रहेगी। किसी को कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलता, किसी को कोई सैलरी नहीं मिलती और किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो अभी सवाल क्या है? तो ईडी के इस्तेमाल का सारे उदाहरण जो उन्होंने दिए, मैं एक ही उदाहरण देता हूँ। नारायण राणे हमारे पार्टी में थे, नारायण राणे हमारे पार्टी में जब थे तब किरीट सोमयाजी जी ने उनके ऊपर काफी आरोप किए थे, ईडी की इंक्वायरी शुरू हो गई थी, मनी लॉन्ड्रिंग बताया था उन्होंने, कागजात दिए थे। जैसे वो पार्टी में शामिल हो गए, उन्हें सांसद भी बना दिया गया और मंत्री भी बना दिया गया, सारी इंक्वायरी बंद हुई है। यही अभी एकनाथ शिंदे जी का भी है, यही अभी प्रताप सरनाईक का भी है, उनके साथ में है, यही यशवंत यादव का भी है। तो काफी सारे उदाहरण जो है वो ये साबित करते हैं कि इस तरह से इस्तेमाल जो है वो विपक्ष के ऊपर संस्थाओं का होता है, इसीलिए उसके खिलाफ का ये प्रदर्शन है। अभी एक सच्चाई बात, संसद में चर्चा होनी चाहिए प्रीति जी, संसद सबसे बड़ा सदन है, सारी पार्टियां हैं, सबको वहां पर प्रोटेक्शन है। तो आज संसद में जब स्थगन प्रस्ताव लाया गया और कहा गया कि ईडी पे चर्चा हो, तो वहां सारी बातें खुलकर आई रहती, वहां सारे लोगों ने अपने सबूत सामने रखे रहते, चर्चा हुई रहती। तो इस चर्चा से वो भाग जाते हैं। किसानों की चर्चा आती है, भाग जाते हैं, 12 मिनट में बिल पास करते हैं, 12 मिनट में ही वापस भी ले लेते हैं, ना लगाते वक्त कारण बताते हैं सही क्या है। विपक्ष के एकजुटता की बात सर मैंने आपसे पूछा है, लोंढे साहब मैंने जो आपसे सवाल पूछा है वो विपक्ष के एकजुटता को लेकर पूछा है। मैंने कहा आज जिस तरीके से कांग्रेस सड़कों पर उतरी है सोनिया गांधी के प्रति, जैसे उनको ईडी के दफ्तर में बुलाया गया, क्या ये विपक्ष का आगाज है कि वो अब एकजुट है? क्योंकि लगातार ये खबरें थी कि विपक्ष एकजुट है ही नहीं, विपक्ष में खुद लगा फूट है और ऐसे में विपक्ष का एकजुट वाला जो सार है वो कहीं ना कहीं गायब दिखता था। मैंने ये पूछा था सर आपसे। देखिए, अभी यशवंत सिन्हा जी के चुनाव में भी विपक्ष एक था। सिर्फ मुर्मू जी के बारे में जहां आदिवासी की बात थी तो हेमंत सोरेन जी वहां गए थे, लेकिन उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की बात हुई तो सारे लोग जो है वो इकट्ठे आ गए, यहाँ विषय अलग था। तो शिवसेना ने भी पहले प्रतिभा पाटिल जी को मतदान किया था, बाद में प्रणब मुखर्जी को मतदान किया था, तो उसको आपने कह लिया नहीं था। अभी बात क्या हुई है, उस महिला को बुलाया गया है जिसके हाथ में इस देश की प्रधानमंत्री, उनकी सास इंदिरा जी को खून से लथपथ उन्होंने देखा है, अपने पति को उन्होंने खोया है और एक हिंदुस्तानी नारी की तरह उन्होंने इस देश की सेवा की है। प्रधानमंत्री का कोई ग्राम सरपंच का पद नहीं छोड़ता है। उन्होंने, विपक्ष ने जिस तरह से उनके ऊपर उंगली उठाई, देखिए आज लियो वाराडकर आयरलैंड में है, पुर्तगाल के राष्ट्रपति देश के हैं, और अभी ऋषि सुनक शायद उस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं जिस देश ने हम पे राज किया था। लेकिन हमारे देश में एक बहू जो है, देश की सम्मानित बहू, उसे जिस तरह से अपमानित किया गया भाजपा से, तो ये भाजपा की संस्कृति बताती है। आज विपक्ष लामबंद होने का वजह यह है कि इस तरह से विपक्ष को खत्म करके इस देश की लोकतांत्रिक संस्था को, इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश हो रही है। ये हम नहीं कह रहे, केवल देश के जो मुख्य न्यायाधीश है उन्होंने सभी जयपुर के एक प्रोग्राम में ये बात कहा कि अगर सरकार विपक्ष को खत्म करने की कोशिश करेगी तो लोकतंत्र को ये खतरा है। उन्होंने ये भी कहा था कि इस सरकार को ऐसा लगता है कि हम उनके हिसाब से काम करें। ये देश के सर्वोच्च न्यायाधीश कह रहे हैं। इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के 4 न्यायाधीश बाहर आए थे। तो प्रीति जी, एक ही बात, आखिरी बात, इस देश का अगर लोकतंत्र खत्म करके हुकुमशाही, तानाशाही अगर प्रस्तावित करने का कोशिश करेगा तो हम रास्ते पे उतरेंगे, चाहे कितना भी मीडिया उनके साथ चला जाए, चाहे कितना भी लोग हमें दूषण देते, लेकिन इस देश की जिम्मेदारी कल भी हमारी थी, आज भी हमारी है, कल भी बलिदान दिए थे, आज भी देंगे। हमें अंग्रेजों के मुखबिर त्याग, बलिदान, देश सेवा हमें ठीक है, अंग्रेजों के मुखबिर तो बिल्कुल नहीं सीखा है। ठीक है, इसी आपने जितने सवाल पूछे हैं उसका जवाब हमारे साथ बीजेपी के नेता बैठे हुए हैं, सूर्या मैथिल जी, जवाब देना चाह रहे हैं। क्या सूर्या मैथिल साहब, जैसा कि लोंढे साहब कह रहे थे कि भाजपा क्या कर रही है कि विपक्ष को खत्म करने का काम सीधा सीधा भाजपा ही कर रही है और इसमें लोकतंत्र इस वक्त खतरे में है। आप देखिए किस तरीके से प्रोसीजर को आगे बढ़ाया जा रहा है और कैसे टारगेट किया जा रहा है, क्या कहेंगे? धन्यवाद प्रीति जी।
बहुत शांति से मैंने सुना कांग्रेस के प्रवक्ता को। पहले भी मैंने इनको पूरा मौका दिया था ये बोलने पहले अपनी बात को, जब मैं बोलना शुरू हुआ तो ये बीच में कूद पड़े थे। आशा करता हूं जितने धैर्य से मैंने सुना है, यहां पर जितना भी पैनल है वो मेरे को सुनेगा। अभी इन्होंने बहुत सारी बातें कही, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक घूम गए ये, लेकिन जो इन्होंने बोला ना कि लोकतंत्र खतरे में है, तो मैं 4 लाइनें हैं इनके ऊपर। नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, ये जमीन पर चांद तारों की बात करते हैं। कल तक हाथ जोड़कर बस्तियां लूटने वाले आज भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। ये वो कांग्रेस के मेरे प्रवक्ता है, ये वो कांग्रेस पार्टी है जो मैंने पहले भी बताया कि 100 से ज्यादा बार इस देश के लोकतंत्र की हत्या करने का यदि किसी के सर पे सेहरा बनता है तो वो कांग्रेस के सर पे बनता है। इस देश के अंदर आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या कर कर संविधान की मूल आत्मा को बदलने का, उसकी प्रस्तावना को बदलने का यदि सेहरा किसी पे बनता है तो इस कांग्रेस पे बनता है। यदि हजारों सिख भाइयों की हत्या को जस्टिफाई करने वाला कोई प्रधानमंत्री है तो वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। तो ये लोग जो बात कर रहे हैं ना लोकतंत्र की, आज ये सत्ता में नहीं है इसलिए लोकतंत्र लोकतंत्र चिल्ला रहे हैं। आप देखिए प्रीति जी, इन्होंने बहुत सारी बातें कही कि ये नहीं बनता केस, वो नहीं बनता केस। तो मैं अपने मित्र से पूछना चाहता हूं, जो ये 2014 से पहले ये मामला था सारा, उसके ऊपर संज्ञान किसने लिया? आखिर जो आदेश हुआ FIR का वो किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया? नहीं, ये ऑनरेबल कोर्ट ने किया। कोर्ट में जब मामला आया तो कोर्ट ने कहा ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, इसके ऊपर क्रिमिनल ट्रायल चलना चाहिए। ठीक है, पाटिल साहब कुछ कह रहे हैं। पाटिल साहब वही कर रही है संवैधानिक संस्थाएं। पाटिल साहब तो ये काहे रो रहे हैं भाई? पाटिल साहब बात कोर्ट में रखे। ठीक है पाटिल साहब, पाटिल साहब कुछ कह रहे, जल्दी बताइए, बताइए। 20 सेकंड और प्रीति जी, 20 सेकंड और। ठीक है 20 सेकंड, सिर्फ 20 सेकंड। ठीक है बोलिए। और ये आज जो पूरी कांग्रेस, रोड साइड कांग्रेस रोड पे लौट रही है, कभी पुलिस वालों पे थूक रही है, कभी पुलिस वालों के कपड़े फाड़ रही है, सुरक्षा एजेंसियों पर पत्थर मार रही है, ये वही कांग्रेस है जिन्होंने 2002 में माननीय प्रधानमंत्री जी की जो विश्वसनीयता है उस पर कलंकित करने की कुचेष्टा की थी। ठीक है। और 20 साल तक प्रधानमंत्री जी उस सभी मुकदमों को उन्होंने फेस किया, SIT को फेस किया, कितने कमीशन को फेस किया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता रोड पे आया? ठीक है, ठीक है। हम लोंढे संविधान साहब मानते हैं, लोंढे साहब ये संविधान को नहीं मानते। लोंढे साहब संविधान नहीं मानती आपकी पार्टी? ऐसा है कि इनको जो चिल्ला के बोलना बोलने दो। एक बात है, हमारे वक्त में अच्छा उन्होंने बताया कि सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने एक गलत कंप्लेंट की थी और उसके ऊपर FIR भी गलत कंप्लेंट हो गई, फिर FIR भी हो गई। बीजेपी गलत कंप्लेंट पे कोर्ट कैसे इस पे? आप जो बात करते हैं शंखा, आप बोलते हैं हमको हमारा नहीं, आपने गलत कंप्लेंट सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कैसे किया ये बताइए ना। आपको नहीं पता, कोर्ट ने कैसे संज्ञान ले लिया? अगर गलत कंप्लेन है तो आप कोर्ट को भी जस्टिफाई ठहरा रहे हैं कि कोर्ट गलत काम कर रहा है। अरे कोर्ट ने क्या बोला वो तो सुन लो। नहीं, तो कोर्ट ने क्या किया? आपने ये क्यों बोला कि गलत कंप्लेन ले लिए किया सुब्रमण्यम स्वामी जी ने? आप बोल रहे थे, मैंने कुछ बोला नहीं। अब नाटकी से सुनो। नहीं, आप गलत बोलेंगे तो ऐसे नहीं चलेगा ना। इनकम टैक्स की है, IT इनकम टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के पास वापस कीजिए। ईडी का इसमें कुछ रूल नहीं है। और 2015 7 दिसंबर 2015 में जज ने ये कहा है कि ये सारे केसेस जो है क्लोज करते हैं, सारे केसेस हम क्लोज कर रहे हैं, आप सीधा चार्जशीट करो। लेकिन इन्होंने 8 साल में जब कोई चुनाव आता है, आज देश में देश की परिस्थिति जहां 3 साल पहले श्रीलंका की थी वहां है। देश का डेट टू GDP रेशियो, देश का इस समय में महंगाई दर 7-7.5% है। मनमोहन सिंह के राज में 12% थी। इस देश में अब संसाधनों का पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का नहीं है। कान खोल के सुन लो, इस देश का फॉरेक्स रिजर्व डबल हो चुका है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ देश बढ़ रहा है। इस देश से 9.5 लाख इस बार एक्सपोर्ट जो हुआ है 33 लाख करोड़ का हुआ है। 8,000 ये ऐतिहासिक है। ठीक है अजय वर्मा जी। अरे भैया आंकड़ों पे बात करो ना, ये पप्पूगिरी मत करो। और आज क्या ये पप्पूगिरी मत करो, यहाँ बैठकर आंकड़ों पे बात करो ना। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके राज्य में कितने यूनिकॉर्न थे? मैं आपसे पूछता हूँ कितने यूनिकॉर्न थे? आज 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न है। कारण ये है कि आपके राज्य में भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार था, घोटाला था? जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, सूर्य मैथिल साहब, ठीक है, सूर्य मैथिल साहब, अजय वर्मा जी जवाब देंगे। जब आपकी सरकार थी, अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं, जब आपकी सरकार थी बहुत ज्यादा भ्रष्ट थी, सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न आपके सरकार में थी, उस समय भ्रष्टाचार चरम पे था, सूर्य मैथिल जी कह रहे हैं। और ऐसे में तमाम इस वक्त जो सुई इस वक्त अभी कांग्रेस की तरफ घूमी हुई है, वो कह रहे हैं कि ये पहले भी भाजपा की तरफ थी ना। देखिए नॉन सर्टिफाइड लोग अगर सर्टिफिकेट बांटने लगे तो उनके बांटने से हल नहीं होता। मुद्दों की बात पे अगर एक एक चीज पे बहस करेंगे तो इन्हें अपने आप ही वापस कर जाएंगे। ऑयल बॉन्ड पे बैठ के चर्चा करेंगे तो इसकी असलियत पता चल जाएगी कितने ऑयल बॉन्ड थे, और 2007 में मनमोहन सिंह ने कितने किए और 2022 में नरेंद्र मोदी जी ने कितने के किए हैं, जिसका जो 36 पे पड़ेगा। हमारे वाले से तो क्या क्या चीज़ वापस आ रही है, ये आंकड़ा है, बैठ के डिस्कस करें, डिबेट का टाइम यहीं खत्म हो जाएगा। अब रहा सवाल भ्रष्टाचार का, रहा राफेल को अगर आप लेंगी तो एक छोटी सी कंट्री ने 42 राफेल उससे कम कीमत में खरीदे और साहब ने राफेल 36 राफेल उससे ज्यादा कीमत में खरीदे। ये ऑन रिकॉर्ड्स है, ये फ्रांस के राष्ट्रपति होलांद ने कहा था। खैर प्रीति जी यहाँ बैठकर बोले कांग्रेस दीजिए के पहले नेता को। फिर झूठे आंकड़े दे रहे हैं। प्लीज ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट अरे भाई सुनो प्रीति भाई, ये आप ये असभ्यता रखती है इस दायरे में, आप दूसरे के भी टाइम में बोलेंगे तो आप आई विल नेवर वेलकम। देखिए मैं ऐसे भांड लोगों के उसमें सूर्य मैथिल, ठीक है सूर्य मैथिल जी, सूर्य मैथिल जी, सूर्य मैथिल जी, सूर्य मैथिल साहब, ठीक है मैथिल साहब, आपकी बातों को अजय वर्मा जी बहुत टाइम से सुन रहे थे, आपकी बातों को बहुत शांति से अजय वर्मा ने सुना है। आप अजय वर्मा जी की बात को आप सुन लीजिए, फिर आपका जवाब मैं लूंगी, आपका जवाब मैं लूंगी, पहले अजय वर्मा जी बोल लें। झूठ की सीडी और झूठ अजय वर्मा जी बोल लीजिए, ना लेके आए, इनके हमें पता है कितने, हम पे सब आंकड़े, हमें कोई चिंता नहीं है। देखिए राहुल गांधी अच्छा ठीक है, कोई चिंता नहीं है हमें, आप करते रहिए, आपके कहने से देश नहीं चला करता। देखिए ईडी को अपना काम कर रहे हैं, हमने ना मना किया ईडी से, ना हमने सीबीआई से मना करा, जांच करें। राहुल जी भी गए 50 घंटे, हमारी राष्ट्रीय नेता पर अध्यक्षा मैडम भी गई। हम लोग बसते नहीं हैं, ना हम लोग भागते हैं, इन्हें अपना काम कर रहे हैं, इन्हें करने दीजिए। देश में एक हिटलर के भाई झुटलर आए थे और एक वास्को डिगामा आए थे 2014 में गुजरात से। ये बात मैं नहीं कह रहा, कंगना रनौत इनकी होने वाली डिप्टी पीएम, क्यों कि 22+ की सिक्योरिटी उन्नाव की बेटी को मिलेगी नहीं, हरदोई को नहीं मिलेगी, उसे मिल जाएगी, तो वो डिप्टी पीएम होंगी। अब वो ये कहती है कि भारत 2014 से पहले था ही नहीं। तो इससे पहले अगर कोई बात करता है तो बेईमानी की बातें, भारत की बात करेंगे तो वो झूठ बातें, सीडी की बातें। 2014 पे चर्चा कर लीजिए मित्रों। 2015 में कहा था, 14 में मैंने वो बताया था, 15 में कहा था आजादी का जब अमृत महोत्सव होगा 2022 में तो हर घर में बिजली होगी इस हिंदुस्तान के, भारत के 140 करोड़ लोगों के हर घर में बिजली होगी। और तो आंकड़े में बता दूंगा 60% कहाँ नहीं है। द्रौपदी मुर्मू जो आज राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, इनके गांव में उस दिन तक बिजली नहीं थी जिस दिन ये घोषित नहीं किया गया था। ये गूगल पे डाल लें। अच्छा अब आप दूसरी चीज पे आ जाइए। फिर इन्होंने कहा 60 साल तक जो लोग इस देश की सत्ता में रहे, फिर बीच में आ गए, प्रश्न पूछ रहे फिर हैं। बीच में आ गए आप सब। प्रीति जी, भारत 60 साल तक जो इस देश की सत्ता अपने में होने रहे, वाली डिप्टी जिन्होंने पीएम इस कंगना देश रनौत के से बात अंदर कीजिए, सिर्फ भ्रष्टाचार किया। कंगना आज रनौत हमसे से बात प्रश्न पूछ कीजिए, रहे हैं वो कि बताएंगी भैया बिजली क्यों नहीं आई। 14 से पहले बात मत करो, 14 से पहले फिर बीमारी शुरू। आज 15 प्रीति जी, आखिर क्या ये डिबेट की था सभ्यता कि लगती है आप लोगों मुझे। ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया, ठीक है, लाखों सूर्य करोड़ मैथिल रुपया जी, खाया। आराम से, थोड़ा आराम से, सूर्य मैथिल जी, सूर्य मैथिल जी, थोड़ा आराम से, आराम से, सेना के लिए सूर्य जी, थोड़ा आराम से। आपके नेताओं ने सिर्फ दलाली खाई, जो कि सर्टिफिकेट, ठीक है, थोड़ा आराम से बात करेंगे। सूर्य जी थोड़ा आराम से, ठीक है। प्रेम जी हमारे साथ है, प्रेम कुमार जी, नहीं सूर्य मैथिल जी, सूर्य मैथिल जी हमारे प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार जी, मैं इनको नहीं, प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार जी एक बार। इस देश में वर्तमान में अगर इंडेक्स उठाएं, सिवा झूठ बैठ के यहाँ सीडी लिया हो, जो इनका आईटी सेल सुबह डिक्टेट कर देता है पूरे देश को कि ये झूठ फैलाना और शाम को वापस मांग लेना।
एक अभी आपको याद हो, एक जी न्यूज के रोहित ने माफ़ी मांगी थी झूठी सीडी के लिए, अभी नुपुर शर्मा ने माफ़ी मांगी थी, ये भी किसी दिन मांगेंगे अपनी झूठ के लिए। ये भी यहीं पे स्वर्ग है, यहीं पे नरक है, इन्हें बता रहा हूँ मैं। यही नुपुर शर्मा की बात कर रहे हैं। नुपुर शर्मा ने कुछ भी गलत नहीं बोला, जो उनके आसमानी किताब में लिखा हुआ है वही बोला है नुपुर शर्मा। आप भी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गए हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट क्या, सुप्रीम कोर्ट अगर इस तरीके का देगा जो एक देश के रॉकेट साइंटिस्ट है उसकी सुनवाई में सालों लगाता है, पेड आईटी सेल और नॉन पेड आईटी सेल 85,000 लोग आप जैसे लोग उस आईटी सेल में हैं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में बात करते हैं तो आज सोनिया गांधी को ईडी ने बुलाया सुप्रीम कोर्ट के कहने के अनुसार, तो फिर इस बात को क्यों नहीं मार रहे हैं आप? आईटी सेल में पेड़ बना रखा है 35 से 85। ये लोग बताते हैं कि भाई झूठ उगाओ, सुबह से शाम तक झूठ बोलो, रात को माफी मांग लो। ये पैटर्न चल रहा है, बहुत लंबा नहीं चलेगा। 8 साल में ये एक्सपोज हो गए, सारे आंकड़े फेल हो गए भारत में। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स उठा लीजिए, भुखमरी का कगार उठा लीजिए, अभी इन्होंने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात की, अभी इन्होंने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात की। श्रीलंका भारत से ज्यादा है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। क्या हाल है श्रीलंका का? कुछ नहीं पता। अरे क्या हाल है श्रीलंका का? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हम 113 नंबर पे थे 2014 में। बताओ तो सही क्या हाल है श्रीलंका का? और अरे आपकी वजह से भाई गोटोबाया, सही क्या हाल है? वो वहाँ वो 112 इंची था गोटोबाया, 112 इंची गोटोबाया। गोटोबाया राजा है या 56 इंची हो गए थे। मित्रों, हिटलर भी मित्रों कहता था। देश का पहला घोटाला और फेसबुक असली झूठ पढ़िए, याद है? असली झूठ पढ़िए। हिटलर का क्या हश्र हुआ था, उसके डॉग बिलोंडी का क्या हुआ था, पढ़ के आया करो, पढ़ के आया करो, पढ़ के आया करो, तुम्हारे पास में पढ़ के आया करो, पढ़ के। सीडी मत लाया करो, सीडी, ये झूठ की सीडी गॉडसे के समर्थक दे देते हैं, उसे मत लाया करो। प्रेम कुमार जी, प्लीज, प्रेम कुमार सीडी जी, मत लाया। प्रेम कुमार जी, ठीक है। प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी, आज जिस तरीके से प्रदर्शन देखा गया देश भर में, केरल के कई ऐसे जिले रहे जहां पर गाड़ियों में आग लगा दी गई और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। इनफैक्ट दिल्ली की अगर हम बात करें तो वहां भी गाड़ियों की हवा निकाल दी गई, बड़ी बड़ी जो बसेज हैं उनके साथ उनकी हवा निकाल दी गई और साथ ही ट्रैफिक का तो बहुत ही बुरा हाल रहा। तो ऐसे में सिर्फ ईडी के समन पर अगर इतना बवाल देश भर में, तो अगर आगे की कार्यवाही कुछ भी होती है तो ऐसे में तो देश भर में आग लगा दिया जाएगा। प्रीति जी, आपने इस देश में लगता है पहले कभी कोई आंदोलन देखा ही नहीं। मैंने बहुत सारे आंदोलन देखे हैं सर। सिर्फ तो समन की मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि अगर ईडी अपने दफ्तर में से बुलाती है पूछताछ के लिए, आगे की कार्यवाही जो भी होगी वो होगी, लेकिन आगे की कार्यवाही का बिना वेट किए और इस तरीके से प्रदर्शन कर देना, गाड़ियों को आगजनी मतलब आग के हवाले कर देना, देश के कोने कोने में प्रदर्शन है, तो अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। देखिए, दो पहलू होते हैं। एक तो जांच में सहयोग किया जा रहा है कि नहीं, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से सहयोग किया जा रहा है कि सोनिया गांधी हो या इससे पहले राहुल गांधी हो, वो पूछताछ में शामिल हैं, सहयोग कर रहे हैं। दूसरा हिस्सा होता है लोकतांत्रिक अधिकार का, वो है राजनीतिक दल को होता है विरोध प्रदर्शन का। और अगर राजनीतिक दल ये महसूस कर रहा है, सामने देखिए, अगर ये राजनीतिक दल महसूस कर रहा है कि बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है, सरकार इसके पीछे है, तो उसको ये विरोध प्रदर्शन करने का हक है। ये विरोध को सारी पार्टियां करती रही हैं, सत्याग्रह आंदोलन बोल करके, एक सेकंड, सत्याग्रह आंदोलन बोल करके उग्रवादी आंदोलन करना ना, ये कहां तक जस्टिफाइड है सर? प्रीति जी, सत्याग्रह आंदोलन में ही चौरी चौरा कांड भी हुआ था और आंदोलन वापस हुआ था। ये तो शांतिपूर्ण आंदोलन है। ये तो लाठियां खा रहे हैं, पानी की बौछार खा रहे हैं, ये तो मार खा करके आंदोलन कर रहे हैं, किसी की जान नहीं ले रहे हैं। तो ये सोचना पड़ेगा, आंदोलन के प्रति अगर हम अच्छा स्वभाव, नरम रवैया नहीं रखेंगे तो इस देश में आंदोलन खत्म हो जाएगा। नरम रवैया कहाँ दिखा प्रेम जी? तस्वीरें देखी हैं हम लोगों ने, अनशन करते हुए, नहीं अनशन करते हुए था, नहीं सर। प्रीति जी देखिए, बोलिए, ठीक है, बोल लीजिए। नरेंद्र मोदी जी के एक शिष्य हुआ करते थे सानंद महाराज जी, हरिद्वार में 112 दिन अनशन करते
हुए मर गए, उन गुरु हुआ करते थे, नरेंद्र मोदी जी उनके शिष्य होते थे, और वो अनशन करते हुए मर गए। चिट्ठियां लिखी कि गंगा को साफ कर दो, लेकिन कोई नहीं सुना, प्रधानमंत्री भी नहीं सुने। यहाँ तो जान दे देने के बाद भी कोई नहीं सुनता अनशन से, तो ये आंदोलन करना भी क्या हक छीन लिया जाएगा? सर्वेश जी जवाब देंगे। देखिए प्रीति जी, प्रेम जी को ये जो हिंसक आपने बताया कि वहाँ गाड़ियों में आग लगा दी, ये इनका कहना है कि नहीं, ये तो अच्छी ये बात है। अब देखिए कांग्रेसियों का प्रेम जी ने दूसरी बात हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की बात कही कि चौरी चौरा कांड हो, जो हमारे क्रांतिकारी वीर थे उनको ये कांग्रेसी ने सबको फांसी पे लटकाया। तो ये कांग्रेसी की यही मानसिक दशा है। अगर आप प्रदर्शन करने के लिए किसने मना किया है? प्रदर्शन करने के लिए किसी ने मना किया? आप चलती किसी की गाड़ी है उसको आप आग लगा दोगे, पेट्रोल पंप फेंकोगे, पत्थर फेंकोगे, और आप इसको कहोगे कि ये संवैधानिक अधिकार है हमारा? आखिर ये किस संवैधान का अधिकार दिया है? प्रदर्शन के नाम पे आप पत्थर फेंकोगे, आग लगाओगे, गाड़ियों को जलाओगे, और चौरी चौरा कांड जो भी हुआ वो सही भगत सिंह हुआ को भी कांग्रेस ने फांसी लगवा दिया क्या? क्या इतिहास बता रहे हैं आप? क्या इतिहास बता रहे हैं? कांग्रेस अगर सही करती, वहीं पे कांग्रेस के कौन से नेता गए थे जो क्या आप नरेंद्र मोदी जी वाली बात कर रहे हैं? माफी मांगनी पड़ी थी। जितने भी यंग क्रांतिकारी थे सबको फांसी पे लटका दिया, क्यों नहीं मारा? ठीक है अजय वर्मा जी, ठीक है अजय वर्मा जी, छोटा सा बाइंड अप का समय अजय वर्मा जी, नहीं अजय वर्मा जी, ठीक है अजय वर्मा जी छोटा सा चले गए हवा में क्या? बाइंड अप का समय है सर, छोटा सा अजय वर्मा जी छोटा सा रखिए। देखिए व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक की नकली यूनिवर्सिटी बीजेपी के आईटी सेल का जैसे एक सीडी दे देता है, और उसके समर्थक मैंने कहा ना कुछ पेड और अनपेड, मुझे नहीं पता कौन पेड कौन अनपेड, 85,000 ऐसे लोग हैं जो सुबह ही सुबह इस नकली यूनिवर्सिटी से हर घर के लोगों को एक ग्रुप बना रखा, मैसेज भेज के उस ज्ञान को बांटते हैं। अच्छे तरह से उसे पढ़ें, इतिहास पढ़ें। अब तो इतिहास में ही इन्हें विश्वास नहीं रहा है। इस भारत को अगर बचाना है तो संविधान के तहत काम करिए यहाँ, और लोगों को एक निगाहों से देखिए और पता चलेगा कि आप क्या चाहते हैं। लेकिन मिसयूज ऑफ द सीडी, ये इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ द बीजेपी है, ये ईडी नहीं है, इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ द बीजेपी। लोंडे साहब छोटा सा, एकदम छोटा सा लोंडे साहब, हम बस समय नहीं, छोटा सा। इनकी ईडी और इनकी सीबीआई इनकम टैक्स से तो हम निपट लेंगे, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। गोरों से निपट लेता, चोरों से भी निपट लेंगे। लेकिन भगत सिंह के बारे में झूठ बोलते, मैं सच बताता हूँ। भगत सिंह को मिलने के लिए मोतीलाल जी नेहरू गए थे, जवाहरलाल नेहरू गए थे, कांग्रेस पूरी खड़ी थी। लेकिन मुझे अभी सवाल पूछना है अंग्रेजों के मुखबिरों से कि तब आरएसएस 7 साल की थी, हिंदू महासभा 32 साल की थी, 16 साल की थी, तो क्या उन्होंने एक खत लिखा? क्या सावरकर ने एक खत लिखा अंग्रेजों को कि भगत सिंह को माफ करें? वो तो कम्युनिस्टी के खिलाफ थे, वो तो मुखबिरी कर रहे थे अंग्रेजों के, और जिन्होंने बलिदान दिया उनके ऊपर उंगली उठा दिया। सावरकर खुद तो अंडमान निकोबार में थे, आपके कितने कांग्रेसी नेता अंडमान निकोबार में थे, जितने भी भारत की स्वतंत्रता पार्टिसिपेट किए, भारत के लिए काम किए, आप ही बात किए हो। ठीक है, समय बहुत कम है, ठीक है। तमाम गेस्टों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अपने विचार साझा करने के लिए। इंडिया के सवाल में जिस तरीके से आज विपक्ष का एक रूप दिखा है, और जिस तरीके से विपक्ष ने आज ईडी के बुलावे पर पूरे देश भर में बवाल किया, उस पर लगातार हमारे जितने भी मेहमान रहे अपने अपने विचारों को रखा। और ऐसे में आप देखना न भूलें इंडिया का सवाल हर रोज शाम 5 बजे, मंडे से सोमवार से शुक्रवार।